देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके पास कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम है। उसको आपने किसकी फॉर्म में टर्न कर दिया था, सेमी सर्कल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में टर्न करा था, सेमी सर्कल की फॉर्म में। कल जो लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो लेक्चर में करवाया था, ठीक है। और आज जो वीडियो लेक्चर करवाया है वो कह रहा है स्टील वायर ऑफ लेंथ एल। आज के मैं क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन आगे डिस्कस कर रही हूँ। स्टील वायर ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम इज बेंट इन द एल शेप। एल शेप एल शेप एज शोन इन फिगर। इस तरीके से बेंड कर दिया। एल शेप का मतलब इस तरीके से, तो उसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है। देखो, एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब माइनस एम, ये प्लस एम। ये साउथ को इंडिकेट करता है, ये नॉर्थ को। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है आपके पास, एम इंटू में एल, ठीक है। अब इसको क्या करा, एल शेप में बेंड कर दिया, तो इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। देखो, एल शेप में बेंड कर दिया, ये लेंथ भी l/2 है, ये लेंथ भी आपकी l/2 है। देखिए, इसका ये एंड माइनस एम है, तो ये एंड कैसा हो जाएगा, प्लस एम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पोल स्ट्रेंथ निकालते हैं सबसे पहले। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, एल लेंथ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आपका एम, यूनिट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, एम बाई एल। तो ये क्या कहलाएगी, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, ये एम बाई एल, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ। अरे यही तो होती है पोल स्ट्रेंथ। देखो यहाँ से एम क्या होता है आपके पास, एम बाई एल ही तो होता है। यहाँ से इस फॉर्मूले से देख लो, पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आ गई पोल स्ट्रेंथ। अब आपको क्या चाहिए, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया एम डैश, वो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, फॉर्मूला तो वही, इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं एक्स कह देती हूँ, ठीक है, इनटू डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एक्स किसके बराबर होगी, डिस्टेंस एक्स हो जाएगी l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। तो ये कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये बन गया 2l स्क्वायर बाई 4। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 से 2 कैंसिल, l/√2 कितनी आ जाएगी, l/√2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, अरे मैं m इंटू एल ही तो होता है ना, m की वैल्यू कितनी है आपकी, m/l, ठीक है। और आपके पास x कितना है आपका, l/√2, l/√2, l से l कैंसिल, तो क्या आ गया m/√2। तो आपके पास उस शेप में जब उसको कन्वर्ट कर दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m/√2, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन। कल भी करवाया था एक ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट में, कि वायर है उसको सेमी सर्कल की फॉर्म में मोड़ दिया, एल शेप में मोड़ दिया, आर्क की फॉर्म में टर्न कर दिया, तो आपके पास न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज हो जाएगा। तो सब में सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, पोल स्ट्रेंथ निकाल लो, फिर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, जिस शेप में वो बात कर रहा है उस शेप में उन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वही करते हैं ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पोल स्ट्रेंथ इंटू उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/√2। बोलो समझ आया या नहीं आया आपको, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन कल करवाया था आप सभी को, ये क्वेश्चन मैंने, ये बताइए क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, यस मैम, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लो।
अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी टॉपिक से आपका। क्वेश्चन यही है, अब की बार क्या करा उसने, क्वेश्चन तो यही है आपका, अब की बार उसने एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में टर्न कर दिया, बैंड इन द फॉर्म ऑफ आर्क, इन द फॉर्म ऑफ आर्क, in the form of arc. Find the new magnetic moment. New magnetic moment. क्या निकालना है? न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए कैसे, ये आपके पास आर्क है, वायर थी पहले तो ये वायर थी, ये माइनस एम, ये प्लस एम, ये लेंथ एल थी, तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट था m इंटू एल। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, उसको एक आर्क की फॉर्म में, वायर को ऐसे मोड़ दिया, एक आर्क की फॉर्म में ऐसे, ये वायर है, इसको ऐसे मोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से उसने उसको टर्न कर दिया। ठीक है, तो इसका वही बनेगा आपके पास, ये आपके पास मान ले प्लस एम है, तो ये मान ले माइनस एम, तो ये मान लिया आपने प्लस एम। ठीक है, ये फिगर दे रखी है उसने क्वेश्चन में आपको, मैं अपने आप से नहीं बना रही हूँ। ठीक है, एज सोन इन फिगर लिख लेना, आर्क एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। ठीक है, अगर वो सिर्फ इतना कहता कि यहाँ एंगल थीटा होगा, मुझे नहीं पता वो कितने एंगल पे मोड़ेगा, उसने क्वेश्चन में दे रखा है ये एंगल 60 डिग्री है। तो देखो अब आप लोगों को क्या चाहिए, पोल स्ट्रेंथ, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट वही होगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मैं क्या कह दूं, ये यहां से मैंने x और ये x, तो पूरी कितनी बन गई है 2x। कितनी डिस्टेंस होगी ये आपकी 2x डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो देखिए यहां से पोल स्ट्रेंथ, कैसे पोल स्ट्रेंथ वही हो जाएगी कि आपके पास m इज इक्वल टू m बाई एल। पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m बाई एल। डिस्टेंस x को निकाल लो आप लोग, पूरा एंगल कितना आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये रेडियस आपके पास r, ये क्या बनेगी इसकी रेडियस r। तो x, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी कितना बन गया आपका 30 डिग्री। तो क्या बना x बाई आर, x बाई आर क्या बना आपका साइन 30, साइन 30। तो x की वैल्यू क्या होगी r, साइन 30 की वैल्यू 1/2, r/2। ठीक है, इसी तरह इधर भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी r/2, तो 2x कितने के बराबर हो गया r की, 2x की वैल्यू कितनी होगी r। ठीक है, लेकिन हमें आंसर r की फॉर्म में नहीं दे रखा, आंसर की वैल्यू है, ऑप्शन दे रखा है 2m/पाई, ऑप्शन बी है m/पाई, ऑप्शन सी है 3m/पाई, ऑप्शन डी है नन, ऑप्शन डी है आपका नन। तो कैसे सोल्व करेंगे यहां से इसको, यहां से हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये लेंथ l दे रखी, आर्क ऑफ लेंथ कितनी आपकी l, जितनी वायर थी वायर को ही तो टर्न करा है ना उसने, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से देखो थीटा एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो r क्या हो जाएगा आर्क अपॉन थीटा, आर्क अपॉन में थीटा। ठीक है, तो आर्क कितना आपका l, थीटा कितना आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप लोग, अरे 180 पाई डिग्री रेडियन कितने के बराबर होता है 180 डिग्री, तो यूनिट रेडियन कितने के बराबर हो गया 180 अपॉन में पाई, सॉरी उल्टा 1 डिग्री लिखो, उल्टा लिख दिया मैंने, 180 डिग्री बराबर पाई, तो ये के बराबर हो गया पाई बाई 180, 1 डिग्री। आपको कितना डिग्री चाहिए 60 डिग्री, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया ये पाई बाई 3। तो 60 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा पाई बाई 3, तो ये थीटा कितना लिख दोगे पाई बाई 3, ये हो गया 3l/पाई,
कितना हो गया 3L/π। एक बार नोट करो, फिर मैं इधर इधर नो ऑप्शन देख लिए सभी ने, मैं इधर से हटा रही हूँ एक बार में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ से ये वैल्यू बनी R इज इक्वल्स टू, R की वैल्यू कितनी है 3L/π। तो M डैश पोल स्ट्रेंथ इंटू 2x, पोल स्ट्रेंथ क्या है M/L, 2x की वैल्यू कितनी है R, 2x की वैल्यू कितनी है R। अब ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो हमें किसकी फॉर्म में निकालना कि लेंथ L दे रखी है उसकी फॉर्म में आंसर M/L R, R की वैल्यू कितनी है 3L/π, 3L/π, L से L कैंसिल, तो कितना आ गया M डैश की वैल्यू 3M/π। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालेंगे न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। वो कोई भी शेप दो, आप सिंपल कंसेप्ट ध्यान रखना है, पोल स्ट्रेंथ निकाल लो और उन मैग्नेटिक जो पहली सिचुएशन है उस शेप के लिए वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की वो डिस्टेंस क्या कर लो फाइंड आउट, वो एनीवे आप किसी भी तरीके से करें, ठीक है। नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आया तो एक बार उसका रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपने पढ़ा है और मैग्नेटोस्टैटिक में उनका कंपैरिजन सेम है। जैसे आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन, ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। मैं उनके रिजल्ट लिखती हूँ कंपैरिजन करके, आप लोग डेरिवेशन करो तो कर लेना, बाकी बोर्ड से भी हटा दिया है इस बार तो उन्होंने, बाकी रिजल्ट याद होने चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन सेम रहेगा, जिससे मैंने बताया साउथ को नेगेटिव चार्ज मान लो और नॉर्थ को क्या मान लो पॉजिटिव चार्ज, जैसे तुमने पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक में करा भाई, मैं आप उस सबका एक बार कंपैरिजन ले देती हूँ ताकि सारा रिवीजन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। देखिए आगे नोट हो गया ये सारे क्वेश्चन सभी का, आगे देखिए एक बार जल्दी नोट कर लो, हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, एक बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की और एक साइड आप लिखेंगे मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। देखो एक साइड लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक साइड लिख लो मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म लिख लो, ठीक है। तो आपके पास क्या था, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यहाँ पे क्या इसकी बात करते हो चार्ज की, देखो सबसे पहले यहाँ किसकी बात करते हो चार्ज की, यहाँ किसकी बात करते हो मैग्नेट की, ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, सीधी सी बात तो यही करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या बात करते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज निकाली, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी आई थी KQ/R², यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे बात करोगे E मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता ही नहीं है यहाँ पे, एक सिर्फ वो बात कर लिए एक पोल से, सिर्फ मोनोपोल कभी नहीं होता यहाँ पे, इस बात को भी समझाऊंगी आगे मोनोपोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता आपका, ठीक है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, एक बार ये बात कर लीजिए एक नॉर्थ पोल से, सिर्फ क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक नॉर्थ पोल से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, सिर्फ इस बात की बात कर रहे हो कि एक पोल से कितनी निकली, सिर्फ इतनी बता रहा, वो ये नहीं कह रहा एक पोल एग्जिस्ट करता है, तो वो लिख देंगे KM/R², ठीक है। M क्या आपकी पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, और K क्या होता है मैग्नेटिज्म में μ0/4π, K की वैल्यू क्या होती है μ0/4π। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट P क्या बताता है मैग्नेटिक मोमेंट, Q इंटू में 2L, Q इंटू 2L, यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम मीटर, ठीक है। यहाँ पे किससे लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, M से लिखते हैं, जनरली नोटेशन किसकी लेते हैं M की, वो क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, एक तो करंट कैरिंग कॉइल की फॉर्म में लिखते हैं तो I इंटू A लिखते हैं,
या फिर क्या लिखोगे m इंटू में l, क्या लिखते हैं m इंटू l, एम्पियर मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन क्या होती है 2kp/r³ फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, जब r ग्रेटर देन होता है किससे l से, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल k की वैल्यू मैंने लिख दी वही रहेगी 1/4πε0। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन निकालोगे, बस वही है। इसमें क्या कहते हो, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज इस किसी पॉइंट पे यहाँ निकालते हो। ठीक है, इसमें वही बात है कि आपके पास ये माइनस का m हो जाएगा और ये प्लस का m, ये साउथ ये नॉर्थ, और इस पॉइंट पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो। ठीक है, तो वही आपका सेम तरीका रहेगा, वो सब आप कर लेना, आपकी बुक्स में भी दे रखा है। तो b ड्यू टू द एक्सियल वो कितनी हो जाएगी आपके पास μ0/4π, μ0/4π, तो k की वैल्यू सीधा लिख देती हूँ मैं 2km/r³, k की वैल्यू μ0/4π। बस जहाँ पे p आया वहां पे क्या लिख दिया मैंने m, k कांस्टेंट याद रखो क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इक्विटोरियल की। इक्विटोरियल, इक्विटोरियल में क्या होता है kp/r³, kp/r³। ठीक है, तो kp/r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पे b इक्विटोरियल, b इक्विटोरियल हो जाएगा km/r³, km/r³। ठीक है, k की वैल्यू वही है μ0/4π, सबको पता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जर्नल पॉइंट पे, जब किसी जर्नल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, जैसे ये डाइपोल था, किसी पॉइंट पे यहाँ जर्नल पे निकालते थे किसी एंगल थीटा के ऊपर। ठीक है, एट एनी जर्नल पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास ई जर्नल पॉइंट पे क्या निकली थी आपके पास kp/r³ 1+3 cos²θ। कुछ ऐसा रिजल्ट याद आ रहा है किसी को, kp/r² होता है भैया, kp/r²। इसी तरह मैग्नेटिज्म में भी क्या हो जाएगी जर्नल पे, ये आपके पास km/r² 1+3 cos²θ। ठीक है, डायपोल को जब मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो क्या एक्सपीरियंस करता था टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस करता था वो आपका टॉर्क। और उस टॉर्क जैसी मैग्नेटिक फील्ड थी और डायपोल को जब इसके अंदर रखा था तो वह क्या एक्सपीरियंस करता था टॉर्क, और उस टॉर्क की वैल्यू होती थी Pe sin θ, टॉर्क की वैल्यू होती थी Pe sin θ। इसी तरह मैग्नेट को रखोगे इसके अंदर, या आपने कॉइल को लिखी, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल का तो आप पढ़ ही चुके ना, करंट कैरिंग कॉइल को जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब क्या एक्सपीरियंस कर रही थी वो टॉर्क। ठीक है, इसी तरह मैग्नेट को करंट कैरिंग कॉइल कह दो, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल भी कैसे ट्रीट करती है एज ए मैग्नेट, कैसे ट्रीट करती है एज ए मैग्नेट। या मैग्नेट कह दो कि मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर, और आपने यहाँ पे ये मैग्नेट रखा, यहाँ पे ये साउथ ये नॉर्थ। ठीक है, तो ये भी क्या एक्सपीरियंस करेगा आपका टॉर्क। ठीक है, इस एक्सिस के साथ क्या एंगल थीटा, और उस टॉर्क की वैल्यू वही आएगी mb/sin θ, उस टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी mb/sin θ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन की वैल्यू पहले बार लिख लो, यहाँ जगह नहीं, थोड़ी सी ऊपर लिखती हूँ, इतना लिखो एक बार। ये सब मैंने बराबर पैरेलल में लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ऐसे पढ़ते हो, मैग्नेटोस्टैटिक में ये पढ़ते हो, रिजल्ट सारे सेम आते हैं। ठीक है, करने का तरीका वही है, हालांकि इस बार उन्होंने बोर्ड से हटा दिया ये, इसका डेरिवेशन एक्सियल और इक्वेटोरियल का मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, मैग्नेटिज्म में के अंदर करना चाहो तो कर लेना, सेम तरीका है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में करा है वही तरीका आपका। ठीक है, एक बार नोट करिए आप लोग, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसी में ही। हो गया मैम, हो गया, देखिए
नेक्स्ट आगे इधर से हटा रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपके पास वर्क डन को जब मैंने अभी कोयल को करवा, जब कोयल रोटेट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वर्क डन के फॉर्मूला क्या आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आया था वो, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या आया था आपके पास, माइनस पी कोस थीटा, तो थीटा 1 को क्या कह दिया थीटा, और थीटा 2 को क्या कह देते हैं 90, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना पी डॉट ई, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में जब बात करोगे आप लोग, ये पॉइंट अलग अलग डाल लेना आप लोग, मैग्नेटिज्म में जब बात करोगे तो वर्क डन क्या बन जाएगा, एम बी कोस थीटा 2 कोस थीटा 1, अरे थीटा 1 माइनस थीटा 2 वो देख लेना, इनिशियल टू फाइनल, वो कॉइल वाले में फाइनल टू इनिशियल आया था क्योंकि उसमें वो थीटा और टॉर्क अपोजिट थे आपके पास, ठीक है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा आपके पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था, इंटरनल के लिए पॉजिटिव हो जाता है, एक्सटर्नल के लिए यहाँ नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव जब अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी यहाँ पे आपके पास, वही एम बी कोस थीटा, वही है थीटा 2 को क्या मान लिया मैंने 90, और थीटा 1 को क्या मान लिया मैंने थीटा, ये अंडरस्टूड है लेवल पे। तो यू की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस एम डॉट बी, माइनस का एम डॉट बी, नोट करिए एक बार इसको, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मैंने कंपैरिजन करके लिखवाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ऐसे पढ़ते हो, मैग्नेटोस्टैटिक में आप ऐसे पढ़ते हो। अब गोज लॉ की ओर बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है, नोट हो गया। देखो मैं गोज लॉ, अब मैं बात करूंगी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गोज लॉ, ठीक है। गोज लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या लिखते थे आप लोग, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये होता था टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज लूप। अगर यहां से बात करो इसके लिए गोज लॉ की, तो फाई क्या कहता था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गोज लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटोस्टैटिक में वैसे अभी डायरेक्ट लिख लो, बाकी समझाती हूँ। मैग्नेटोस्टैटिक बात करोगे बी डॉट डी ए, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, ठीक है। और इसके अंदर जो फाई की वैल्यू होती है क्लोज लूप में, वो क्या हो जाती है 0, तो बी डॉट डी ए क्या हो जाता है 0। गोज लॉ यही कहता है आपका, गोज लॉ यही कहता है कि बी डॉट, ऐसे लिख देती हूँ मैं, गोज लॉ यही कहता है कि अलोंग ए क्लोज लूप बी डॉट डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यही सिचुएशन हमें ये बताती है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, यही कंडीशन हमें ये डिफाइन करती है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अभी डायरेक्ट लिख तो मैं समझा रही हूँ, अगला टॉपिक है अभी समझा रही हूँ आपको डिटेल में, एक बार लिख लो शॉर्ट में। हो गया। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा आपने, वैसे ही हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस crossing a surface normal to it, फ्लक्स फाई को क्या लिखेंगे, बी डॉट डी, क्या हो जाएगा आपके पास बी डॉट डी ए। अब बात करते हैं गोज लॉ, ठीक है। गोज लॉ क्या कहता है मैग्नेटिज्म में, गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म, गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म, गोज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल फ्लक्स लिंक ऑन अलोंग ए क्लोज सरफेस ऑलवेज 0। गोज लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सरफेस ऑलवेज 0। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल फ्लक्स linked with a closed
लिख लो इज जीरो, इज जीरो, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए ऑलवेज जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज ऑलवेज जीरो। आपके बुक्स में ये लिखा मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन कई बार इसका ये फॉर्म ना देके दूसरा पूछ ले जाता है। मैंने शायद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया, नहीं बताया तो 5th यूनिट में जरूर बताऊंगी आपको मैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाइवर्जेंस थ्योरम होती है आपके पास, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास लाइन इंटीग्रल है, एक थ्योरम बता रही हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बस इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज आल्सो द गोज लॉ। ये गोज लॉ की इंटीग्रेशन फॉर्म है, ये गोज लॉ इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म, और ये गोज लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है, गोज लॉ डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो ये भी एक ही बात है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। नहीं है तो मैं एक छोटी सी थ्योरम होती है वो बता देती हूँ, बाकी 5th यूनिट में जरूर अच्छे से बताऊंगी उसको मैं, 1st यूनिट में नहीं, छूट गई होगी तो कहीं मैंने बताई होगी। एक आपको डाइवर्जेंस थ्योरम, एक स्टोक्स थ्योरम कहीं ना कहीं जरूर बताई होगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं होती है, लेकिन नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वहां से, ठीक है। तो वो थ्योरम क्या कहती है आपके पास, डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल के। और उसको कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी फील्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किसके बराबर हो जाता है आपके पास, सरफेस इंटीग्रल के, ठीक है। तो आपके पास क्या, सॉरी सरफेस इंटीग्रल उल्टा लिख दिया मैं, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी फील्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल, देखो कैसे, मैंने कहा सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के। तो जैसे मैंने कहा एनी फील्ड, कोई भी फील्ड है, ठीक है, जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रही हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लिख देती हूँ बी डॉट डी ए, ठीक है। इसका लाइन इंटीग्रल है एल लिखा सिर्फ मैंने, अरे एक बार इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल का मतलब एक बार इंटीग्रेशन, सरफेस का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, वॉल्यूम का मतलब 3 बार इंटीग्रेशन। तो यहाँ ये एरिया वो सरफेस को बता रहा है, किसको बता रहा है, ये सरफेस इंटीग्रल को। किसके बराबर होगा, डेल डॉट, डेल क्या होता था, डाइवर्जेंस को, डेल डॉट डीवी, ठीक है, इसके। तो जहां पे भी मेरे पास क्या होगा, ये आपके पास क्या सिचुएशन होगी, सरफेस इंटीग्रल होगा, वहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल डॉट डीवी, डाइवर्जेंस लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये क्या था, डेल डॉट डी, डेल डॉट बी, मैग्नेटिक फील्ड लिख लो ये, डेल डॉट बी इंटू डीवी, ठीक है। तो मैं इसके पास इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, डेल डॉट बी इंटू डीवी बराबर जीरो, इंटीग्रेशन को हटा दूंगी तो डेल डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखी जाती है, बाकी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से 5th यूनिट में, अभी ये डायरेक्ट बता दिया बस वैसे ही। ये गोज लॉ की इंटीग्रेशन फॉर्म है, किसी को नहीं याद रखना तो थ्योरम को भले ही मत याद रखो, तुम्हारे लेवल में भी नहीं पूछ जाती है, नीट में पूछी जाती है, IIT में पूछी जाती है, नीट में भी नहीं पूछते। तो आपके पास डेल डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां से आपकी जीरो। ये आपकी इंटीग्रेशन फॉर्म है, ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है गोज लॉ। और ये जो फॉर्म है ये हमें क्या बता रही है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे आपके पास कैसे कि मोनोपोल आपका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि किसी भी क्लोज पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या हो जाता है, जीरो। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ये साउथ कह दूं मैं, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, समझो ये ऐसे जो भी आपके पास, ये नॉर्थ से किधर जा रही है, साउथ, नॉर्थ से किसे जा रही है आपके पास, साउथ। तो यहाँ पे अगर आप क्लोज लूप बनाते हो तो इसमें से जितनी फील्ड लाइंस आएंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर चली जाएंगी, जितनी फील्ड लाइंस आएंगी उतनी ही फील्ड लाइंस ऑलवेज बाहर चली जाएंगी। तो देखो
मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया जब भी बताया था, ऐसे समझो एक पाइप है, उसमें जितना पानी आया उतना ही पानी बाहर चला गया, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, 0। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हमेशा यही होगा कि जितनी नॉर्थ से जाएगी उतनी साउथ पे पहुंचेगी। मैग्नेटिज्म में ऑलवेज क्या होगा, जितनी फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेगी उतनी तो सारी साउथ पे जाएंगी ना। ऐसा तो नहीं नॉर्थ से तो कम निकलेगी साउथ पे ज्यादा जाएगी ना, ऐसा होता है कि नॉर्थ से ज्यादा निकलेगी साउथ में कम जाएगी। जितनी फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी उतनी साउथ पे जाएंगी। तो नेट फ्लक्स क्या बना, 0। नेट फ्लक्स क्या बना आपका, 0। तो ये कहता है कि ऑलवेज यही चीज बता रही है कि आपस में एक दूसरे से क्या लिंक है, कि आपके पास एक पोल से जितनी फील्ड लाइंस निकलेगी उस दूसरे पोल पे उतनी ही जाएंगी। और ये कंसेप्ट, ये कंडीशन क्या बताती है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपसे पूछे कोई भाई मोनोपोल डज, ये नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। हो गया, अब लिखो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैथमेटिकली लिखोगे तो सीधा ये लिख दोगे बी डॉट डी ए या डी एस इज इक्वल टू 0 या डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लिखोगे दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल does not exist because total flux linked with closed surface always 0, always 0। टोटल फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस ऑलवेज 0। दूसरी लैंग्वेज में लिख लो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कई बार ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट हैव स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस does not have starting or ending point, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह इनका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। सो दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। नोट करिए जल्दी से। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ, हालांकि वो क्वेश्चन जो आपका बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके कंपटीशन में वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। करवा देते हैं, छोटा सा टॉपिक है आपका, जल्दी नोट करिए इसको। हो गया, ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट। इसका डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे मैं करवाऊंगी, सिर्फ रिजल्ट याद रखना आपको। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट, इसका डेरिवेशन कोई भी बच्चा मत करना, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए करवा रही हूँ। बाकी मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करवाया है, सिर्फ रिजल्ट याद रखना। ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट, ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, ये मान लिया आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये मान लिया इसका साउथ पोल है। ठीक है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा इसको। जब मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क लगेगा, तो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो जो ऑसिलेट करेगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ये एम बी साइन थीटा। ये समझ आ रही है बात। और हमने पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है रोटेशनली मोशन में, आई एल्फा। टॉर्क क्या होता है आपका, आई एल्फा। तो एम बी
सा पॉइंट और लिख लो, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो ये बन गया टॉर्क इज इक्वल टू एम बी थीटा, एम बी थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या लिख सकते हो, आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा। ठीक है, तो अल्फा क्या बन गया, एम बी बाई आई। ठीक, अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा को डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, लीनियर को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, दोबारा करते हो तो एक्सेलरेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एम बी बाई आई इंटू थीटा। ठीक है, अब एक बात देखिए छोटी सी, यहाँ से आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क, देखिए नेगेटिव मैंने लिखा नहीं डायरेक्ट, बाकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये टॉर्क क्या बताता है, रिस्टोरिंग टॉर्क को। जब ये ऐसे जाएगा तो इसको अपोजिट है रिस्टोरिंग टॉर्क, इसलिए आप इसको नेगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, कभी नेगेटिव में कंफ्यूजन हो तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा उसके बाद उसमें। ठीक है, तो आपको कहीं नेगेटिव में कंफ्यूजन मत रखना कि नेगेटिव क्यों नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट सीधा पॉजिटिव ले लिया। बाकी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कैसे है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे रोटेट करेगी तो एक ऐसा टॉर्क लगेगा जो उसको अपोजिट से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में था, जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो अभी चलो माइनस के चक्कर में मत फंसना। ठीक है, सीधा क्योंकि आपको डेरिवेशन में नहीं फंसना इतना। तो ये बन जाएगा एम बी बाई आई इंटू थीटा। अब आप लोगों ने एस एच एम की इक्वेशन पढ़ी है, एस एच एम +1 10th यूनिट एस एच एम पढ़ा है। क्या बनता है आपके पास उसमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। यही होता है ना, बोलो यही होता है या नहीं। तो ये वैल्यू ओमेगा की हो गई या नहीं होगी, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एम बी बाई आई के। ठीक है, किसी को माइनस में कंफ्यूजन है तो मैं बता चुकी हूँ, ये माइनस आ जाएगा, ये सब माइनस, क्योंकि ये दोनों टॉर्क एक दूसरे से क्या लगेंगे, अपोजिट। ये रिस्टोरिंग टॉर्क को बता रहा है, ये टॉर्क आपका अप्लाइड टॉर्क लग रहा है आपके पास, तो ये माइनस आ जाएगा। तो मैंने ऐसे लगा दिया, तो अब तो समझ आ रहा है। ये दोनों इक्वेशन, ये 1 इक्वेशन, ये 2, कभी माइनस में किसी को डाउटफुल रहे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन क्या हो रही है आपके पास, तो ये वैल्यू किसको बता रही है, ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, एम बी बाई आई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी बाई आई का अंडर रूट, एम बी बाई का आई का अंडर रूट। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, एम बी बाई आई। ठीक है, टी उल्टा ले जाओ, उल्टा कर दो इसको, तो ये 1 बाई टी है ना। ठीक है, तो टी की वैल्यू निकालोगे टाइम पीरियड की यहां से, तो उल्टा करोगे टी बाई 2 पाई, टी बाई 2 पाई आई बाई एम बी। ठीक है, अब किसी को एक्सप्रेशन याद आ रहा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो शायद कुछ ऐसा ही था। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये टाइम पीरियड किस में आया, बार मैग्नेट के ऑसिलेशन में, मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टाइम पीरियड निकलवाया था, 2 पाई आई बाई पीई। मैग्नेटिक मोमेंट की जगह क्या आ जाएगा, पीई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था आप लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और ये किस में आया आपका, मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में क्या आया, मैंने निकाल, वैसे वहां पे वही था, वहां पे पी साइन थीटा हो जाता, वहां पे क्या हो जाता है, पी साइन थीटा, इतना ही तो फर्क था, तो पी आ जाता रिजल्ट में। रिजल्ट में क्या आ जाता, वो पी आ जाता। तो 2 पाई क्या आया, आई बाई पीई, आई बाई पी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट आपका। तो ये दोनों रिजल्ट भी कंपैरिजन में याद रखना कि मैग्नेटोस्टैटिक में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो, रिजल्ट याद रखना बस, रिजल्ट कुछ भी, सिर्फ डेरिवेशन याद करने को आवश्यकता नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रो उसमें पूछ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सप्रेशन पूछ सकता है, मैग्नेटिक में तो नहीं पूछेगा, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। वहां पे पीई साइन थीटा लिख देना, वहां पे क्या लिख दोगे, पीई साइन थीटा। तो 2 पाई आई बाई पी, 2 पाई आई बाई एम बी, ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नोट करिए, फिर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जल्दी नोट कर लीजिए।
नोट करिए। देखिए इक्वेशन क्या कह रहे हैं, बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद अ टाइम पीरियड टी, ठीक है, टाइम पीरियड टी कितना होगा आपके पास, आई बाई 2 पाई आई बाई एम बी, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू इट्स पीरियड एंड इट्स मोशन इफ मास इज क्वाड्रुपोल, मास इज क्वाड्रुपोल लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मास इज क्वाड्रुपोल का मतलब 4 चार्जेस, क्वाड्रुपोल पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिसमें 4 चार्ज, मतलब मास अब कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, ठीक है। तो टी डैश कितना हो जाएगा, 2 पाई आई बाई एम डैश इंटू बी, ठीक है। एम डैश की वैल्यू यही रख दूं मैं, एम डैश अगले लिख देती हूँ आगे, देखो ये बना आपका 2 पाई आई, एम डैश कितना है 4 टाइम, एम डैश कितना आपका 4 टाइम, 4 एम इंटू बी, तो ये बना 2 पाई इंटू, ये बन गया आई बाई एम बी, आई बाई एम बी, ठीक है। और ये टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास टाइम बन जाएगा ये 2 बार आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये बन जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 1/2 इंटू 2 पाई आई बाई एम बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास टी डैश इज इक्वल टू टी बाई 2, टी डैश कितना हो जाएगा आपके पास, टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। टी डैश कितना हो जाएगा, टी बाई 2। एक मिनट भाई, कुछ आंसर गलत है, कुछ मिस्टेक छोड़ गए। हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो चेंज होगा, जब मास चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। आंसर गलत है बेटा, एक बार ये भाई एक चीज छोड़ गई मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान नहीं दिया, मास को 4m कर दिया बस, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आई है, अब मास 4m होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, तो आई डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 4m इंटू आर स्क्वायर, आई डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना हो जाएगा, 4m इंटू आर स्क्वायर, मतलब आई डैश बराबर हो जाएगा 4i के, ठीक है। पुट करो अब आई डैश एम डैश, तो 2 पाई, आई डैश की वैल्यू कितनी है 4i, ठीक है, एम डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास 4m, 4m इंटू बी, 4m इंटू में b, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, m से m क्या हो गया कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो फिर आपका क्या है, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई आई बाई बी, तो इसमें टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ, टी डैश कितने के बराबर आ गया आपका, t के बराबर आ गया, टी डैश की वैल्यू कितने के बराबर आ गई आपकी, t के बराबर आ गई आपके पास, ठीक है, समझ आ गया। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम लोग, आंसर तो 2t आ रहा है आपका, ऑप्शन दे रखा है इसने भाई, एक मिनट तक मैं दोबारा चेक करता हूँ, ऑप्शन दे रखा t 2t t/2, ऑप्शन डी है नन, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट, ये आई